आज का विषय है तिथि फल अध्याय। जैसे पिछले विषय में हमने आप लोगों के साथ साझा किया था कि वार किस प्रकार से आयु के लिए रक्षा भी करता है, और वारपति यदि पीड़ित हो तो वो व्यक्ति के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं भी लेके आ सकता है, अपनी होरा में, अपने लगन में और अपनी सूक्ष्म दशाओं में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तिथि फल अध्याय। तिथि क्या है? प्रकाश की गति तिथि है। अर्थात जब सूर्य से चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो जो प्रकाश गति है वही एक तिथि है। तिथि का अर्थ ही प्रकाश है। 12 अंश पे एक तिथि बनती है, और कोई भी तिथि जब बनती है तो या तो सूर्य के समीप चंद्रमा आना चाहता है या सूर्य से दूर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो जब सूर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा चंद्रमा, तो स्वाभाविक है कि भाई इसमें व्यक्ति के मनोभाव बहुत ही उत्तेजित रहेंगे, बहुत ही उल्लासपूर्ण रहेंगे, बहुत ही खुशी से भरे रहेंगे, प्रसन्नता से भरे रहेंगे। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के सन्निकट आता है तो वो एकांतवासी होना शुरू होता है। अर्थात इसको शास्त्र के अंदर, देवी पुराण के अंदर, अन्य महूर्त शास्त्रों के अंदर इसको मूलतः दो प्रकार की संज्ञा दी गई है। वो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव का और माँ पार्वती का या गौरी का मिलन है। एक तरफ देवी पार्वती जब उनसे दूर हो रही है तो उनके सामने अपनी जो ऊर्जाएं, अपनी कलाएं हैं, उनको दिखाने की कोशिश करती है, उनको प्रदर्शित करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है भगवान शिव के सामने। जब वो घूम के दोबारा पुनः कृष्ण पक्ष में अमावस्या की तरफ बढ़ना आरंभ करती है तो वो अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को भगवान शिव के प्रति समर्पित करती है। तो जब कोई भी व्यक्ति, आप ऐसा समझ लीजिए, यदि इससे वैसे कुछ ज्योतिषीय सिद्धांत भी बनते हैं। आप ये देखेंगे कि जिन जातकों की पत्रिका के अंदर चंद्रमा सूर्य की तरफ चल रहे हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष का उनमें चल रहा है, तो उनका, उनके जीवन साथी का आकर्षण उनके प्रति, मतलब जो चंद्रमा है वो नारी रूप है और सूर्य जो है पुरुष रूप है। तो उनके जीवन में अगर वो महिला है तो स्वयं अपने आप ही अपने जीवन साथी का अनुसरण करते हैं, और वो अगर पुरुष है तो उनकी जो जीवन संगनी है वो उसका अनुसरण करती है, ऐसा शास्त्र कहता है। ये अब शोध का विषय है, बहुत सारे जन्मांगों में लगा के देखिएगा तो आपको इसके परिणाम किस संख्या में, किस अवस्था में प्राप्त होते हैं उससे आपको पता लगेगा। 12-12 अंश एक एक आपके, जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे सूर्य से, एक एक तिथि बनाते चले जाएंगे। अमा का अर्थ है साथ और वस का अर्थ है रहना। जब सूर्य और चंद्रमा साथ रहेंगे तो अमावस्या। अमा का अर्थ हो गया साथ और वस का अर्थ है रहना। तो जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे साथ रहेंगे तो अमावस्या, और जब मास पूर्ण कर लेगा, अर्थात चंद्रमा बिल्कुल ठीक जहां से आरंभ हुए थे और घूम के फिर सामने बिल्कुल ठीक आएंगे सूर्य के, तो पूर्णमासी, तो उसको कहा गया मास, अर्थात पूर्ण हो गया। ठीक है। दोनों ही तिथियां मूलतः संधि स्थल है। संधि स्थल का क्या अर्थ हुआ? ये अगर ये सूर्य है और ये अगर चंद्रमा है, तो जब ये घूम के इसके पास जाएगा तो संधि हुई, मिलन हुआ, और बिल्कुल ठीक सामने है तो भी एक प्रकार की संधि है। अर्थात दोनों ही एक मोड़ है पत्रिका के अंदर। और ऐसा आचार्यों का कथन है कि संधि पे, मोड़ पे ही दुर्घटनाएं घटित होने की संभावना ज्यादा रहती है। अर्थात इसमें क्या हुआ कि जब पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, भचक्र में आप इसे देखिए कि ज्वार भाटे के रूप में काम करता है। व्यक्ति के अंदर क्योंकि जल विद्यमान है, जैसा कि चिकित्सा विज्ञान कहता है, 70% जल विद्यमान है व्यक्ति के अंदर। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से मनोभावों का ऊपर उठना और मनोभावों का नीचे जाना चंद्रमा के गति से निर्धारित होता है। जैसे कई जगह ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को मानसिक समस्याएं होती हैं
उन लोगों के लिए चंद्रमा जब अपर साइड में हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो या नीचे की तरफ आ रहे हो, तो वो समय थोड़ा सा किंचित सावधानियों का प्राप्त करता है। और ये देखिए कि दोनों ही तिथियां हैं पूर्णा तिथि, या पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, दोनों ही तिथियां पूर्णा तिथियां कहलाती हैं और दोनों तिथियों के स्वामी ग्रह ही बृहस्पति है। पूर्णा तिथियों के स्वामी ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति होते हैं। इसी कारण से बृहस्पति पत्रिका के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? जरूरत से ज्यादा स्वाभिमान व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है, और जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान ही ना हो वो व्यक्ति अवसाद अर्थात डिप्रेशन में जा सकता है। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के लोगों में, मैंने भी बता ही दिया, अवसाद और उन्माद दोनों भरे हुए हो सकते हैं। एक उन्माद के कारण से अवसाद भी जीवन में जन्म लेता है, और अवसाद के कारण से उन्माद भी आ सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति का कोई काम हो नहीं रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है इस चीज को लेके यदि वो खींच रहा है तो उन्माद हो जाएगा, अर्थात एंजाइटी हो जाएगी, ये काम मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। और यदि हर समय कुछ चीजें अच्छी मिलनी शुरू हो जाएं और अचानक से उसके सामने कोई ऐसी चीज हो जो उसके मन मुताबिक ना हो, तो अवसाद बनना शुरू हो जाएगा कि जीवन में तो सब कुछ अच्छा मिला। इसीलिए अति हर चीज की जीवन के अंदर कोई समस्या लेके आ सकती है। पूर्णिमा के दिन जो लोग जो भी जन्म लेते हैं, या पूर्णिमा के आसपास शुक्ल चतुर्दशी कह लीजिए, या फिर आपकी अ, कृष्ण प्रतिपदा कह लीजिए, यहाँ तक तो चंद्रमा पूरे अपने उस पे होता है, शक्ति के अंदर होता है, पक्षबली होता है, तो इनके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं, दे आर द वेरी इंडिपेंडेंट टीचर। अब ऐसे व्यक्ति हर चीज के निर्णयों में अपना योगदान देंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अच्छा मैं ऐसा इस जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो इन लोगों की जो तर्क शक्ति होती है, बीच में टोकने की कला जो होती है, देखिए बाकी घटक इसमें सब काम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मूलतः स्वतंत्र विचार व्यक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में बताए गए हैं, कि हर बात के ऊपर तर्क प्रस्तुत करना, अपने बारे में कहना। तो जब भी आप जन्मांक को देखें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये व्यक्ति आपकी बात को मानेगा भी या नहीं मानेगा। यदि उसका चंद्रमा कुदरती अ, पक्ष बल में बहुत बलवान हुआ, पत्रिका में तीसरे स्थान का स्वामी भी बलवान हुआ, लगन का स्वामी तीसरे स्थान से संबंध बनाए, लगन अग्नि तत्व राशियों में हो, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी कोई भी बातें इतनी जल्दी मान जाएगा है? या लगन वायु तत्व राशियों में हो, है तो तर्क वितर्क से तो आप उसे रोक नहीं पाओगे ना किसी भी प्रकार से। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप ये देखें कि जन्म व्यक्ति का, अभी इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से बहुत विशेष बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जन्म जो लेंगे वो स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपने आदर्शों को अपने बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि मैंने ऐसे किया था ऐसा। और अमावस्या के दिन जिनका जन्म हुआ है, और वो लोग अंतर्मुखी होते हैं, सामान्यतः किसी से इतनी जल्दी बात नहीं कहेंगे, किसी ने कह दिया तो चुपचाप अपने मन में रख लेंगे, हो सकता है उसका प्रत्युत्तर बाद में दें, लेकिन अपने अंदर उसको देर तक रखेंगे। इसी कारण से सूर्य और चंद्रमा की जो ये जो दो घटक बताए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चार और महत्वपूर्ण तत्व पत्रिका के अंदर विद्यमान होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दो अयन संक्रांतियां हैं, अर्थात जब अयन बदलता है, क्योंकि हमारा पूरा भूचक्र किस पे निर्धारित है? उत्तरायण और दक्षिणायन पे। तो दो अयन संक्रांतियां और दो गोल संक्रांतियां, अर्थात विषुवत संक्रांति। अयन संक्रांति कौन सी होगी? जब मकर में और कर्क में सूर्य प्रवेश करेंगे, तो एक तरफ उत्तरायण एक तरफ दक्षिणायन। और एक दो गोल संक्रांतियां, अर्थात जब वो गोल, ध्रुवीय गोल है ना उसके, तो वो कौन सी है? मेष और तुला। तो आप जन्मांक को समझ लीजिए, जन्मांक के ऊपर कुंडली को समझ लीजिए कि एक तरफ मेष राशि है लगन के अंदर और एक तरफ तुला है। यदि लगन का सूर्य है तो
विश्वतीय संक्रांति आपकी कौन सी कहलाएगी? मेष की संक्रांति। तो ये विश्वतीय संक्रांति है, तुला के अंदर है तो यहाँ से। इसी प्रकार से अगर मकर का सूर्य है तो, और कर्क का सूर्य है तो चार तो ये हो गए। तो इन चार संक्रांतियों के बिल्कुल सन्निकट 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इन संक्रांतियों के ऊपर ही जो लोग जन्म लेंगे, 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और 22 दिसंबर है। लीप ईयर में ये एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इस समय पे व्यक्ति को जो और ज्यादा व्यक्ति की कुंडली सावधानी पूर्वक हो जाती है कि भाई इस पीरियड में क्या कोई विशेष घटनाएं इनके जीवन में नहीं तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारे पास चंद्रमा का पक्ष बदल रहा है, तो उसी प्रकार सूर्य भी तो जीवन के अंदर जीवंत शक्ति प्रदान करता है। अभी पूर्व उदाहरण में मैंने आपको बताया, अगर आप उसी उदाहरण को दोबारा देखेंगे तो उस समय सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश हुए थे कुछ दिनों पहले। तो आप ये देखेंगे जिनका भी जन्म इन जो ये पीछे मैंने 4 तिथियां बताई है इसके आसपास जब भी होता है तो थोड़ा सा पत्रिका को बहुत सूक्ष्मता से देखना चाहिए। इसके बाद 5 अन्य पर्व हैं, अमावस्या और पूर्णमासी, ये तो मैंने बता ही दिया। और क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, 15 तिथियां और 16वीं तिथि होती है आपकी, तो 16 का आधा हुआ 8, तो दोनों पक्षों की अष्टमी, अर्थात एक पूर्णमासी एक अमावस्या और दोनों पक्षों की अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी और कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जन्म पत्रिका के, अर्थात जिनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ हो, जिनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ हो, तो उस समय पे भी थोड़े महत्वपूर्ण जीवन के अंदर घटनाएं घटने के आशा की जा सकती है, शुभ भी हो सकती हैं और वो थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। पीछे भी एक पत्रिका उदाहरण के रूप में देखी थी, तो जातक का जन्म अष्टमी के दिन था, आप सब लोगों ने उस व्याख्या में हिस्सा भी लिया था। तो उन्होंने साझा किया था कि ये बच्चा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अपने घर में मतलब अपने वैसे परिपूर्ण है लेकिन ये अपने अपने उसमें लगा रहता है। और 8वां स्थान पत्रिका का शोध स्थान भी है, समाधि स्थान भी है, तो पत्रिका के अंदर उसके रोल भी देखे गए थे। ठीक है, सूर्य संक्रांति इसमें हो गई है। फिर इसके बाद है और छुपे हुए पर्व। ठीक है, तो वो और कौन से पर्व हैं जिनको कहा जाता है भद्रा। ठीक है, मतलब जब जैसे जैसे चंद्रमा की गति आगे बढ़ती चली जाएगी तो पत्रिका के अंदर बीच बीच में जहां जहां पे पत्रिका मूव करती चली जाएगी, जैसे जैसे पत्रिका गति पकड़ती चली जाएगी। भद्रा कैसे पकड़ में आएगी आपको? जब भी विष्टि नामक करण उदय होगा तो उस दिन भद्रा होती है। तो जब भी विष्टि नामक करण उदय होगा तो आप देख लीजिएगा। तो भद्रा काल के अंदर जो जिन लोगों ने जन्म लिया है, ये अपने ऊपर अपने मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे कर्तव्यों को अपने ऊपर ही लेके चल रहे होते हैं। ये भार का प्रतीक है, कहीं कहीं इसे अंधकार का भी प्रतीक कहा गया, मूलतः से भार का प्रतीक समझना चाहिए। इनके ऊपर जीवन में अपने आप ही बहुत सारे आभार भार इनके ऊपर आते हैं, भार साधक ही होते हैं लोग। ठीक है, तो अब हमने कहाँ तक कर लिया? अयन संक्रांतियां 4, पूर्णमासी अमावस्या 2, शुक्ल पक्ष अष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी और 2, और साथ ही साथ भद्रा नामक कर। ठीक है, तो इन चीजों के लिए ऋषियों ने कहा है कि ये बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना चाहिए यदि इस तरह की कुंडलियां आप लोगों के सामने आ जाए। ठीक है, इसके बाद शास्त्र क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं, ऋषि पराशर क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिवस पे हुआ है तो ये दरिद्रता दे सकता है। दरिद्रता का अर्थ होता है अभाव। अब कई बार अचानक से मन में नए जिज्ञासुओं के लिए आएगा कि भाई ऐसे तो कोई वो थी नहीं, अमावस्या को जन्म लिया लेकिन पैसे वाला बहुत था। दरिद्रता का अर्थ है किसी भी वस्तु का अभाव, दरिद्र। ठीक है, तो भौतिक वस्तुओं में ज्यादा होता है और
बाकी अन्य वस्तुओं में भी हो सकता है। दुर्गत है, बुरी संगत हो सकती है उसकी। दीन है, दया का पात्र हो सकता है वो। और अपने लिए ही केवल जीवन जीता है। ठीक है। साथ ही साथ परिवार, वंश, स्थान आदि के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बेंचमार्क लगा देता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन होता है तो वो दरिद्रता का परिणाम बताया। दरिद्रता का अर्थ केवल यहाँ पे आप मूल्यवान वस्तुओं से ना समझे। दरिद्रता का अभाव भौतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं। इसके लिए दुर्गत भी बोला गया है, बुरी अवस्था भी बोली गई है, दया का पात्र भी हो सकता है, अपने लिए केवल सोचने वाला हो सकता है, और परिवार में आगे जाके समस्याएं लेके आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जन्म भले ही उसका क्षीण चंद्रमा को हुआ, अर्थात मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद हुआ है, और उसके बाद भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं। अब ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पत्रिका के अंदर कोई बहुत अच्छी शुभ योग अचानक से बन जाए। जैसे मैंने पीछे बताया था, जैसे कहा था अमृत योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग। मतलब एक तरफ अमावस्या बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि उसमें और भी योग है। तो पत्रिका के तरफ एक व्यक्ति की हो सकता है एक जेब थोड़ी सी कमजोर हो, फटी हुई हो, उसमें से तो पैसे निकल रहे हैं, लेकिन बाकी जेबों में उसके पैसे भरे भी हैं। तो अगर जन्म पत्रिका के अंदर बाकी योग भी बलवान है, अगर पहले से पत्रिका बलवान है और बाकी योग बलवान है, तो पत्रिका जाएगी बहुत ही उच्च प्रकार से। और यदि पत्रिका के अंदर बाकी योग भी कमजोर हैं और पत्रिका के ये साथ में दोष है, तो पत्रिका के अंदर समस्याएं लेके आ सकता है इसमें। अब कहा गया है इसमें कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं जो पीछे दिए गए थे। तो कहा है मृत्यु प्रकार के कष्ट होते हैं। मृत्यु का अर्थ केवल दैहिक मृत्यु का, शरीर की मृत्यु का नहीं है। मृत्यु के अर्थ कई हैं। अपमान से, मतलब उसको अपमान मिल रहा है, निंदा हो रही है उसके बारे में, लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहे हैं। कोई उसको दीर्घकालीन रोग चल रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ बड़ी अचानक से हानि हो चुकी है, कोई उसके साथ बड़ा शोक जुड़ा हुआ जीवन में। तो ये सब चीजें व्यक्ति की अमावस्या और क्षीण चंद्रमा से देखी गई। संक्रांति के समय में क्या होता है, यदि संक्रांति काल में हुआ हो, मूलतः संक्रांति 4 तो मैंने विशेष बताई है। साथ ही साथ वो संक्रांतियां जो, जैसे कि किसी भी राशि के अंदर सूर्य जस्ट एक अंशात्मक प्रवेश ही कर रहा है, अर्थात अभी अभी जो भी राशि के अंदर सूर्य प्रवेश करेंगे और उसमें केवल एक अंश के आसपास छुए, तो वो संक्रांति है। या 29 अंश और 58 कला के आसपास पहुंचा है, जो संक्रांति है। तो कहते हैं संक्रांति का जन्म आयु में कटौती करता है। ठीक है। तो अब इससे सूत्र कैसे बनाओगे आप? इससे सूत्र ऐसे बनाने चाहिए कि भाई अगर व्यक्ति का जन्म क्षीण चंद्रमा पे है तो ध्यान रखना चाहिए जिन चीजों के लिए बताया, और व्यक्ति का जन्म यदि संक्रांति काल के ऊपर है तो ध्यान कहाँ रखना चाहिए, उसकी आयु के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब आयु कहते ही मतलब एक संकेत वहां से मिला सूर्य संक्रांति से, फिर उसके बाद आप आयु विचार में जाइए। आयु विचार के साथ देखिए अष्टम स्थिति क्या है, अष्टमेश की स्थिति क्या है। ठीक है। और जो आयु निकालने का एक अनुमानित तरीका जो बताया गया है, उसके हिसाब से उसको निकाल के देखिए कि क्विक क्या इसमें आता है। सूर्य और चंद्रमा 4-10 या एक साथ की स्थिति में हो, सूर्य और चंद्रमा यदि 4-10 और एक आमने सामने हो, या 4-10 की स्थिति में इधर उधर हो, ये कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। ये केंद्रीय संबंध, सूर्य और चंद्रमा का केंद्रीय संबंध सामान्यतः पत्रिका के अंदर उसको नीचाई की तरफ लेके जाता है। त्रिकोणीय संबंध अच्छा है, और 3-11 का संबंध जन्म पत्रिका के अंदर बहुत। जब तिथियां पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तिथि के अंदर सूर्य और चंद्रमा के संबंध क्या बनते हैं। तो केंद्रीय संबंध जब भी बनेगा 4-10 और एक साथ में, तो सीधी सीधी सी बात है कि आमने सामने होंगे, पूर्णमासी होगी। और एक साथ ही हो जाए, मतलब एक ही हाउस में दोनों इकट्ठे हो जाए, तो अमावस्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 4-10 हो
या 3-11। लेकिन यहाँ पे आप भावों से भी ज्यादा इस बात का महत्व रखिएगा कि जो सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी है वो वास्तव में वो होनी चाहिए, आपकी केंद्रीय। मतलब हो सकता है कि लगन के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा और चौथे स्थान के अंदर सूर्य, लेकिन दोनों के जो अंश हैं वो इतने अधिक आगे पीछे हैं कि हमें नजर तो आ रहा है ये केंद्रीय संबंध है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिर आप एकदम से कहेंगे ऐसे परिणाम हमें देखेंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा जितने वहां पे चंद्रमा के अंश हो या सूर्य के अंश हो उतने ही चंद्रमा के, तो केंद्रीय संबंध और आमने सामने का संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा परिणाम ऐसे नहीं प्राप्त होंगे जैसे आप सोच रहे हैं। तो जितना केंद्रीय संबंध सूर्य चंद्रमा का बनेगा, पहले तो सीधा सीधा देख लीजिए कि क्या केंद्रीय संबंध है। ठीक है, फिर यदि केंद्रीय संबंध बन ही गया है तो फिर ये दोबारा देखिएगा कि भाई क्या इनको जीवन में परिश्रम ज्यादा करना पड़ा है क्या है। केंद्र के जो संबंध है सूर्य और चंद्रमा का, वो धन और बुद्धि विचार शक्ति थोड़ा कम करता है, धन बुद्धि विचार शक्ति थोड़ा कम करता है। और पनफर, पनफर होता है 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये जो ऊपर जो बातें हैं उनको और कम कर देती है। मतलब पहले में इसको ऐसे समझना चाहिए, फर्स्ट कैटेगरी में पहले स्तर के ऊपर सूर्य चंद्रमा का केंद्रीय संबंध व्यक्ति के अंदर क्या लेके आ जाता है, उसकी तर्क शक्ति है, उसकी धन इकट्ठा करने की शक्ति है, उसकी विचार शक्ति, उसको कम करता है। फिर थोड़ा सा अच्छा बना देता है उसको यदि 3 5 8 11 में हो, अर्थात सूर्य से चंद्रमा यदि पणफर में हो है, और अपोक्लिम में सर्वश्रेष्ठ होता है 3 6 9 और 12 है, ये भाव बताए गए हैं। तो मैंने अभी बताया था कि भाई और 5 9 में, अभी इसके साथ 5 9 कवर हो ही गए, 5वां पनफर में आ जाता है और 9वां अपोक्लिम में आ जाता है। तो आप ये देखिएगा जिसका सूर्य चंद्रमा केंद्र संबंध में है तो उसकी प्रगति कितनी हुई, जिसका चंद्रमा पनफर में है अर्थात 2 5 8 11 में, उसकी जीवन में प्रगति कितनी हुई। और 3 6 9 12 में जिसका सूर्य चंद्रमा है आपस में बोला मैंने, तो उनकी दोनों की जीवन में प्रगति कितनी हुई। तो ये जो था, ये जो पर्व बताए गए थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को इसमें साझा किया है। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम किसके ऊपर, आज एक अन्य वो कवर करेंगे, विषय लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अगली बार इनका परिणाम लेंगे। जो यदि किसी महिला को संतान उत्पत्ति होनी है, अर्थात वो उस समय खंड में चल रही है कि उसको संतान प्राप्ति होनी है, तो पहले मास के स्वामी रहेंगे शुक्र, दूसरे मास के स्वामी रहेंगे मंगल, तीसरे मास के स्वामी रहेंगे बृहस्पति, चौथे मास के स्वामी रहेंगे सूर्य, पांचवें के चंद्रमा, छठे के शनि, सातवें के बुध, और आठवें और नौवें मास के स्वामी रहेंगे आधान लगन, अर्थात जो लगन उस समय, आधान लगन तो उस समय निकाला नहीं जाएगा कि किस समय गर्भाधान हुआ है। तो जो प्रश्न लगन बनेगा, प्रश्न लगन के अंदर जो प्रश्न लगन का जो स्वामी है वो इसमें बलि रहता है। अब व्यक्ति आके, कोई महिला, कोई इसका परिचित आपसे आके पूछे कि इनका जो वो है प्रसूति है वो ठीक प्रकार से होगी नहीं होगी, उस समय का प्रश्न लगन बना के देख लीजिएगा। उसमें जो जो ग्रह पीड़ित नजर आ रहे हैं, सूर्य अभी मैंने बता दिया आपको, तो जो जो ग्रह पीड़ित नजर आ रहे हैं उन ग्रहों के मासों को, पहला मास है शुक्र का, दूसरा है मंगल का, तो जो मास उसमें पीड़ित नजर आ रहे हैं उस समय पे विशेष सावधानी के लिए कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा आप अपना ध्यान रखिएगा, इस समय ज़्यादा भार मत उठाइएगा, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, रेस्ट करिएगा। और जिन मासों के स्वामी ठीक है उसमें कहिएगा यहाँ पे आप अपना सामान्य काम भी कर सकते हैं। मूलतः तो पूरे के पूरे जो 9 महीने की अवधि है वो ध्यान से ही रखना चाहिए। तो ये जो 9 गर्भ के जो 9 मास के स्वामी हैं, ये प्रश्न पत्रिका के अंदर आपने देखना है। और विशेषतः जब कोई प्रश्न आपसे
इस विषय में पूछने आ रहा है कि हम इनको वो होने वाला है, संतान उत्पत्ति होगी इनको आने वाले समय में, तो क्या सब सामान्य रहेगा, किसी तरह की कोई चिंता की बात तो नहीं है। मूलतः तो ये चिकित्सा विज्ञान का विषय मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो चिकित्सा से संबंधित लोग होंगे वो इसके बारे में कह पाएंगे। लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार भी आप लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार भी उनको साथ में सहायता प्रदान कर सकते हैं अपने विवेक अनुसार। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये चिकित्सा विज्ञान का विषय है, लेकिन साथ आप इसके अपना भी उनको दे सकते हैं कि आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए। लेकिन ये मांस मुझे ऐसे लगते हैं कि थोड़ा अच्छे हैं, इनमें और आप अच्छा पौष्टिक भोजन कीजिएगा। ये मांस थोड़े से सावधानी पूर्वक है, तो कोई भार वगैरह मत उठाइएगा। इसके साथ ये बताया गया। अब है सूर्य और चंद्रमा की दूरी के बाद जो योग निर्मित होते हैं, अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में योग बनाते हैं तो वो किस प्रकार से, वैसे तो वो 27 योग हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ योग और हैं जो पीछे देखने को मिले। यहाँ पे हम उन योगों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि अभी जो हमने कुंडली आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, जिसके बारे में हमने अभी विवेचना करी है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो योग तो उसमें वरियन नाम का बन गया है। ठीक है, वरियन का जो जीवन में अर्थ देखा गया है, ये वर्ण करने योग है, माला वर्ण करी जाती है ना। तो ये तो मैंने बताया था कि ये स्वयं एक डॉक्टर हैं, तो उनका मान सम्मान भी बहुत रहा, एक चिकित्सक थे जिनके बारे में भी हमने घटना निगाह करी। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो पत्रिका की बनी हुई समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर विषकुंभ नामक योग में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, वो क्या कहता है, ये अपनी मर्जी के व्यवहार करने वाले होते हैं, ये जैसे इनको भी समझा लो ये करेंगे अपनी मर्जी का ही। अतिगंड योग, इनका स्वभाव में स्त्रियों जैसा स्वभाव होता है। अगर एक पुरुष है तो उसके सौम्यता, हर चीज के अंदर, हर विषय के अंदर उसकी इस तरह की कला रहेगी कि एक प्रत्युत्तर ना दें, संभाव में चलते रहें। ये अति गंड का योग है। शूल नामक योग, ये अपने बारे में नुकसान बताता है, व्यक्ति अपना ही हानि अपने आप कर ले। ठीक है। गंड नामक योग, गंड नामक योग जो है ना रोग को बढ़ाता है। ठीक है। वैघात योग, वैघात योग संतान को कष्ट पहुंचाता है, साथ ही साथ अपने आप को भी कष्ट देने का प्रतीक है। वज्र योग, वज्र योग के अंदर जो जातक जन्म लेते हैं, कि उनके साथ जीवन में अचानक से दुर्घटनाएं घट सकती हैं। वज्र इंद्र के उसको कहा गया है उसको, ठीक है, शस्त्र को कहा गया है। व्यतिपात योग, ये बहुत ही जन्म पत्रिका के अंदर बहुत ही उठापटक लेके आते हैं, तो ये कई प्रकार से हानि करवाता है। ठीक है। और वज्र था दुर्घटना देता है, व्यतिपात सर्व हानि करता है। परिग नामक योग, ये असामाजिक आदतें देता है व्यक्ति के अंदर, मतलब सोशल नहीं होते ऐसे योग। ऐसा हो सकता है कि समाज इस तरफ चल रहा है तो ये अपनी अपनी नई चाल चलना शुरू कर देंगे। और उससे भी एक ज्यादा कष्टकारी योग है वृद्धति नामक योग। वृद्धति नामक योग क्या कहता है कि ये कम संतान का प्रतीक है। जब वृद्धति योग आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा की जो दोनों के अंशों को जोड़ेंगे और फिर उससे जब योग का निर्माण होगा, तो या तो ये 12वें भाव में पड़ेगा, या मूलतः एक आ गया है कि यहाँ पे पूरा भचक्र पूरा हो जाता है, अर्थात ये 360 डिग्री में जाके पूरा होता है ये योग। तो जन्म पत्रिका में 12वां भाव अपने आप में हानि का प्रतीक है, या मोक्ष का, या सब चीजों को छोड़ने का प्रतीक है। तो आप ये देखिए कि योगों के अंदर कितनी शक्ति है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ हम आज पंचांग के अंदर बात कर रहे हैं राहु की दिशा चक्र का। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर मिल जाएगी, तो आप बाद में इसको अपने नोट्स के रूप में भी बना लेंगे। राहु की दिशा चक्र, राहु की दिशा चक्र से विपरीत दिशा में कार्य करने चाहिए। जैसे कि जिस तरफ राहु का मुख होता है उस तरफ कार्य करने से व्यक्ति को नुकसान आता है। अब
यात्रा विचार में तो ये शामिल हो नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति को रोज अगर अपने घर से निकलना, अपना काम करना है, तो राहु का जो दिशा चक्र है वो तो एक एक महीने तक काम करता है, एक एक महीने वो उसी दिशाओं में रहता है। तो ये मूलतः भूमि पूजन में देखा गया कि घर बना रहे हैं तो किस तरफ बनाना चाहिए, या कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। राहु यदि अग्नि तत्व राशियों में, 1, 5, 9 राशियों में, तो राहु क्षमा करो, सूर्य यदि अग्नि तत्व राशि में, तो राहु का मुंह भी पूर्व की दिशा में होगा। तो अर्थात राहु के मुख की तरफ में जाके कोई काम करोगे तो वो जरूरत से ज्यादा, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपके खर्चे करवा सकता है। ठीक है। तो राहु क्योंकि भोग का प्रतीक है, तो जब भी कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, जिस नए काम के लिए, कोई अपने ऑफिस का निर्माण कर रहा है या अपना कोई किसी भी चीज को संबंधित बड़ी घटना के लिए, मैंने बोला पहले, मैं बता रहा हूँ, इसमें छोटी घटनाओं को मत ले लीजिएगा कि व्यक्ति अपने काम पे जा रहा है, अपने कार्य पे जा रहा है, तो फिर तो रोज ही फिर समस्या में पड़ जाएगा। बड़ी चीजों के लिए क्या है, जीवन में कोई बड़े निर्णय लेने हो तो राहु सूर्य यदि 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि में है, तो पूर्व दिशा में राहु का मुंह रहेगा। तो उस समय पे यदि भूमि पूजन करना हो तो पूर्व दिशा में नहीं करना चाहिए है। और फिर अगर करना ही पड़े तो फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए जब इससे अगले खंड में बताएंगे तो फिर बताएंगे। 2, 6, 10 राशियों में यदि राहु हो तो सूर्य हो, तो दक्षिण दिशा की तरफ राहु का मुंह रहता है। ठीक है। जैसे जैसे सूर्य की गति जिन जिन उसमें रहेगी, 3, 7, 11 में तो पश्चिम में राहु का मुख रहेगा, और 4, 8, 12 में तो उत्तर में राहु का मुख रहेगा। यात्रा गमन में इसको ज्यादा ना लें, लेकिन बड़ी यात्रा गमन में इसका विचार किया जा सकता है। जैसे एक बच्चा पढ़ने ही विदेश जा रहा है और लंबे समय के लिए जा रहा है, तो उस समय पे जिस दिशा में वो जाना चाहता है, ठीक है, उसी दिशा में राहु का भी मुख है, तो वो विदेश पढ़ने जा रहा है। अब यहाँ एक, इसलिए मैंने कहा कि इसको अगले खंड में भी इसके आप साथ संपर्क करिए। मान लीजिए उसी समय उस देश ने अपना वीजा खोला हुआ है, या उस जाने की संभावनाएं बता रहा है, या जो बहुत सारे परिवार हैं वो जब वहाँ पे बाहर रहते हैं और यहाँ जब छुट्टियां पड़ती हैं तो अपने बच्चों के विवाह आदि कर्म करने आते हैं, कार्य करने आते हैं। तो फिर उस ऐसे में क्या, तो उसके लिए जब परिहार खंड पढ़ाएंगे तो फिर उसमें आपको बताएंगे। मूलतः ये मैंने कहा था कि ये गृह निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन बड़ी घटनाओं में भी ये काम करता है। तो इन जहाँ पे राहु का मुख होगा, इन दिशाओं में व्यक्ति अगर अपना गमन कर रहा है, यात्रा गमन कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि विशेषतः इन्हीं तो उसके अंदर स्थानों पे जाना है तो कैसे इसका ध्यान रखें। अंत में इस चर्चा को पूर्ण करते हैं कि ग्रहों के संबंध कैसे बनते हैं। मूलतः कोई भी ग्रहों के संबंध केवल इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। संबंध कई प्रकार से ग्रहों के स्थापित होते हैं। एक ग्रह एक में, मतलब कि सूर्य अगर मकर में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं, और शनि जो है सिंह राशि में बैठे हैं, तो दोनों में एक दूसरे की राशि बदल रही है, तो यहाँ संबंध, और संबंध सदैव ही अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है और अच्छा होता है। एक दूसरे को परस्पर दृष्टि देखें तो ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। यद्यपि सूर्य और शनि यदि आमने सामने हों तो ये कहा जाता है पिता पुत्र में भेद होता है, लेकिन पिता पुत्र तो होंगे ना, ये तो पक्का है ना कि उनको, मतलब कि पिता को हानि तो नहीं होगी ना। मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन मूल तो ये तो है कि उनके जीवन में पिता का सानिध्य रहेगा, क्योंकि शास्त्र के वचन में छुपी हुई चीजें छुपी रहती है। ठीक है। ग्रह अपने राशि इसको देखें, अर्थात जिस स्थान पे ग्रह बैठा हुआ है उसका राशि उसको देखें। ये शनि, मंगल और बृहस्पति के द्वारा ये ज्यादा घटित हुआ है। ठीक है। मान लीजिए सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं,
और बृहस्पति स्वयं सिंह राशि से तो सीधा सीधा संबंध बन ही जाएगा, वहां पे सूर्य सिंह में है और बृहस्पति धनु में है। लेकिन यदि बृहस्पति मेष राशि से उसको देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो संबंध क्या बना कि ग्रह अर्थात बृहस्पति अपने उसको देख रहे हैं, अपने अपनी राशि में बैठे हुए ग्रह को देख रहे हैं। तो ये संबंध भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। क्या क्या संबंध बने? एक दोनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हों, एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हों, और एक दूसरे के साथ ही एक ही राशि में बैठ जाएं या किसी अन्य राशि में बैठ जाएं, और जिस राशि में बैठा है वहां पर देखें। ये सारे परिणाम व्यक्ति को सहायता देते हैं उनके दोनों के आपसी संबंध बनाने में। इसके अलावा एक संबंध और है ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन। एक ग्रह जिस नक्षत्र में है उसके त्रिकोणीय नक्षत्र के अंदर, अब ये त्रिकोणीय नक्षत्र अगली बार की व्याख्या में कवर करेंगे। एक ग्रह उसके त्रिकोणीय नक्षत्र के अंदर, मतलब जो ग्रह वहां बैठा है, अर्थात सूर्य, और उसी का उदाहरण लेके अगली बार चलेंगे कि सूर्य यदि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है और बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और विशेषकर त्रिकोणीय नक्षत्र में बैठा होगा, ये दशा में परिणाम देते हैं। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो इसका परिणाम आपको दशाओं में देखने को प्राप्त होगा। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और फिर इसको